स्वागत है बच्चों आप सबका जी मेन की इस बेहतरीन सीरीज में जिसमें टॉप 15 चैप्टर की हम डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स की, जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए थे लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी। तो इन टॉप 15 चैप्टर का यूज करके आप अपना रिवीजन जी मेन एंट्रेंस के लिए इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत स्ट्रांग बना सकते हो और एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। आप जी मेन की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो जो 12th बोर्ड देने वाले हैं, तब भी आपके लिए बहुत काम किया है। 12th बोर्ड में न्यूमेरिकल ऑसम हो जाएंगे, जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑसम चला जाएगा। और जो नीट के बच्चे देख रहे हैं ना, आप देखते रहो बच्चों, क्योंकि ऑसम है आपके लिए। आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और इसी के थ्रू आपको माइंडसेट भी पता चलता है एग्जाम वाले किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। और मेंस और नीट के जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, जो ऑनलाइन की वजह से आ रहे हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों आपने बने रहना मेरे साथ और इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर लेना। एक्स्ट्रा वो जो कॉन्सेप्ट है मैं सबको सिखाऊंगा आपको। पूरा रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कहां से मिस्टेक होती है वो देखेंगे, और किस किस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, ये इस सीरीज का मकसद है। और आज का हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अंडरस्टूड? हियर वी गो। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये सीरीज का पहला क्वेश्चन। आज इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन मिलके। तो बच्चों द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं बात कर रहा हूं, चूंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस करूं, हालांकि इसमें कम ही क्वेश्चन है सेट में, लेकिन जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उन सब के थ्रू पूरी कोशिश मेरी रहती है सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका रिविजन कर लेंगे हम, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कमाल की चीज है कि हमारा कंप्लीट रिविजन होगा इस मिनिमम से टाइम के अंदर ही, राइट? ये बेस्ट टेक्निक है बच्चों, ठीक है? इसलिए सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है यार, कि रिविजन भी हो, न्यूमेरिकल भी हो, और आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं फास्ट टेस्ट तरीके से। बच्चों पहला क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, इफ एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 4000 मीटर। अगर मैं यहां पे बात कर लूं, आपको मैं याद दिला देता हूं पहले सब कुछ। सपोज करो मैंने एक समुद्र बना लिया, समुद्र में पानी है बॉस। तो यार देखो मजा आएगा आपको, क्योंकि इन क्वेश्चन के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं। उतना ही समय आपको इन्वेस्ट करना है। आप अपने घर पे जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो। इस सीरीज में ये समय आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगा, आपकी अलग ही प्रैक्टिस करा देगा इसके अकॉर्डिंग, राइट? जो हम क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसने बोला एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन, एक ओशियन है, उसकी एवरेज डेप्थ आपको दे रखी है। कितनी है सर? वो 4000 है सर, 4000 मीटर की एवरेज डेप्थ है ना? 4 किलोमीटर मान लो आप, ठीक है? एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, उस ओशियन में जो वाटर है ना भाई, उसका बल्क मॉडुलस दे रखा है। और आप समझ जाओ, अगर बल्क मॉडुलस दे दिया जाए ना किसी क्वेश्चन में, तो भाई क्या होने वाला है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये बल्क मॉडुलस दे रखा है। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी ओवर वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन, यानी इसके ओशियन पे निकालना है, बिल्कुल है ना, बॉटम ऑफ द ओशियन, टॉप से। तो क्या निकालना है सर? फ्रैक्शनल। आप समझो पहले, फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या पूछा है उसने? कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, राइट? फ्रैक्शनल कंप्रेशन, इसका मीनिंग भी समझना जरूरी है बॉस। यानी डेल्टा वी ओवर वी की बात कर रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर द वॉल्यूम, यानी दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, आपको पता है। तो ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन है। इसका मतलब क्या होगा अभी बताता हूं। ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन इज दिस, उसने दे रखा है कि भाई ये है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ। तो अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर वी। बाकी पानी की डेंसिटी में पता है 1000 होती है इन एसआई यूनिट, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, नो प्रॉब्लम। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाहियात इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। दैट्स व्हाई चैप्टर को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पे फोकस करके जाएंगे ना, उन्हीं को प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो मजा आएगा कि नहीं? यस, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो समय है, उन कॉन्सेप्ट पे इन्वेस्ट होगा जहां से क्वेश्चन एक्चुअली में ज्यादा आते हैं। जहां से कम आते हैं वहां पे क्यों हम टाइम इन्वेस्ट करें, राइट? यस, देखो भाई बल्क मॉडुलस पे फोकस करो। अब कुछ भी पूछ रहा है, आप जस्ट बल्क मॉडुलस को लिख दो बच्चों। बल्क मॉडुलस अगर आपने पढ़ा होगा, ये होता था डेल्टा पी, यानी जो चेंज हो रहा होगा प्रेशर में, ओवर डेल्टा वी ओवर वी, और ये माइनस साइन के साथ होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है, क्योंकि कोई भी मॉडुलस हो बच्चों, मॉडुलस कोई भी हो, वो हमेशा इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। चूंकि बल्क मॉडुलस वहां पे यूज होता है जहां पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा, यंग मॉडुलस वहां पे यूज हो रहा होता है बच्चों जहां पे लेंथ में चेंज होता है, लीनियर चेंज होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, समझ गए आप? ठीक है सर। तो यहां पे ये बल्क
ये नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, वहीं से ये फॉर्मूला बना दिया जाता है। और आपको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जहां वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, वाटर के अंदर कोई भी बॉडी अगर डालोगे उस पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा उसकी सरफेस एरिया की, ऑलवेज। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगता है ना बॉस, है ना, एरिया के परपेंडिकुलर जब भी फोर्स होता है तो बच्चों वो फोर्स हम प्रेशर कहेंगे। फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी प्रेशर के केस में जो एरिया होता है, ये जो फोर्स होता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इस स्ट्रेस को हम हमेशा प्रेशर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, बल्क मॉडुलस वाले केस में एक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, राइट। और स्ट्रेन आपको पता ही है, जब स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन। और सर कौन सी डायमेंशन चेंज होगी यहाँ पे? वॉल्यूम चेंज होएगा, और चेंज इन डायमेंशन हम लिखेंगे डेल्टा वी ओवर वी, यानी वॉल्यूम का चेंज, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। और कमाल की बात यह है, डेप्थ पे पूछ रहा है, जैसे ही वो कोई भी, अगर मैंने कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर वो यहां है तो सपोज करो उसका साइज नीचे जाएगा तो उस पर प्रेशर लग रहा है भाई, तो साइज कम होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, तो साइज डिक्रीज करता है, तो इसलिए हम जब फॉर्मूला लेते हैं हम माइनस का साइन लेते हैं। और इसलिए उसने बोला फ्रैक्शनल कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा होगा मतलब डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब डिक्रीज हो रहा होगा भाई। उसने बोला फ्रैक्शनल कंप्रेशन निकालो, यानी डेल्टा वी और वी की फ्रैक्शनल वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू निकालो। पूरा का पूरा एग्जैक्ट पूछ लिया उसने, ठीक है, ये कमाल है, ये आपने ध्यान देना है। तो आपको ये पूरी वैल्यू चाहिए, देखो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और इसका मतलब कंप्रेशन एंड डिक्रीज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू जो है आपकी, तो ये पूरी निकाल दो यहां से। तो डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर बी, ये क्या है सर? प्रेशर। अभी तो बोला मैंने जो स्ट्रेस है उसकी जगह हम प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि ये बल्क वाली बात हो रही है, वाटर वाली बात हो रही है, और जब वॉल्यूम चेंज होता है तो प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है भाई, तो देखो सर प्रेशर तो हमें दिया ही नहीं ना भाई, तो क्या हो गया? आप देखो ना, आप उसके अपर सरफेस से डेप्थ में जा रहे हो, और जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते हो आपके ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है, समझ गए, हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज रो जी एच। उसकी डेप्थ भी दे रखी है, डेंसिटी भी पता है, तो जो प्रेशर आएगा आपके पास बच्चों, वो आ जाएगा आपका बचपन का फॉर्मूला रो जी एच। खत्म कहानी, यहां पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, मजा आ जाएगा, बस हो चुका है बॉस। कॉन्सेप्ट देख लो आप, देखो सब कुछ इसके रिगार्डिंग जो भी पूछेगा ना भाई, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो, चलो आगे बताता हूं, पहले सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये आ गया 10 की पावर 3, डेल्टा पी की वैल्यू रो जी एच, और ये होता है 10, और एच दे रखा है 4000, उसको भी 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। और डिवाइड में बी, बी इज द बल्क मॉड्यूलस, एंड व्हाट इज दैट? दिस इज 2, 10 रेज़ टू पावर 9। तो गाइज अगर मैं ध्यान से देखो, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 ही आएगा, 3 3 6 7, 7 पावर यहां से कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां बचेगा 2 केवल, और बाई में 10 की पावर 2, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। और उसने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो देखो ये तो सेम हो गया, ये तो कैंसिल कर लो। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? अल्फा आ गया बच्चों आपका, दैट इज 2। दिस इज योर आंसर। कमाल हो गया सर, यस आप कर सकते हैं, आप बस विश्वास रख के, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, बेसिक कैलकुलेशंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इतना सा आपको आ गया तो मजा आ जाएगा बच्चों। एक फैक्टर इसमें और पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी अगर पूछ लेता है तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, अगर मैं उसको के से डिनोट करूं तो वो 1 बाय बल्क मॉडुलस का इनवर्स वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे, 1 बाय बी होती है। कंप्रेसिबिलिटी अगर पूछ लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट, तो कभी आने वाले क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से बता दूं, व्हेनेवर द चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू दिस लिक्विड, तो हम बल्क मॉडुलस का ही यूज करेंगे। लीनियर चेंज, लेंथ में चेंज, यंग मॉडुलस का यूज करेंगे। समझ गए ना, आगे बढ़े। यस तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि उस पर लॉट ऑफ क्वेश्चन देखे गए हैं हर एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस में, लॉट ऑफ क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसलिए उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। इसलिए एक नहीं, दो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, और वो मैं दोनों, वैसे तो ज्यादा है, 3 है, लेकिन मैं 2 कराऊंगा, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो व्हाट इज दैट सर? जल्दी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं अपना बेस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। उसने बोला वन एंड ऑफ ए मेटल वायर इज फिक्स्ड to a ceiling and the load of 2 kg hangs from the other end। एक वायर है बच्चों आपके पास, जैसे आप पढ़ोगे बना लो, एक एंड उसका सीलिंग के साथ फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पे एक वेट लटका दिया गया, एक लोड लटका दिया गया है, और इस लोड का जो वैल्यू है वो दैट इज 2 kg है। बढ़िया है सर, ठीक है। A similar wire is attached to the bottom of the load, जो आपने अभी लटकाया है, and another load of 1 kg hangs from this lower wire।
ये वाले वेट से आपने एक और वायर हैंग किया और यहाँ पे इसका एक एंड और इसके नीचे 1 kg का लटका दिया गया है। दिस इज 1 kg। ये वाली सिचुएशन है। देखो ग्राफ नहीं दे रखा है, मैंने डायग्राम नहीं दे रखा है, तो आपको पढ़ के बनाना पड़ेगा। एक बार बना लो तो टेंशन नहीं है, फिर हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर टू द लोअर वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान से समझे। इसमें हर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, दैट इज 0.005 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। हर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसका यंग मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जी की वैल्यू तो हमें पता ही है। उसने बोला ये वायर और ये वायर सिमिलर वायर है। अब बात को समझना, मतलब सिमिलर वायर है, बोथ वायर्स आर सिमिलर। पहले तो ये वर्ड्स पे ध्यान दो आप, जहां से गलती होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, राइट। ओके सर, अब देख लेते हैं। उसने बोला देन द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर टू द लोअर वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अपर वायर को हम वायर 1 कह देते हैं, इसको वायर 2 कह देते हैं। देखो उसने पूछा है रेशियो, याद करेंगे अगर आप, चूंकि ये वायर की बात कर रहा है, जब भी बच्चों किसी वायर की बात करेगा तो हमेशा यंग्स मॉडुलस यूज होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वायर के केस में यंग्स मॉडुलस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा 101%। तो आपने बस फोकस करना है कि भाई वायर का क्वेश्चन है, भाई यंग मॉडुलस से सॉल्व करेंगे, यस। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस क्या होता है लिख लो। देखो यंग मॉडुलस ऑब्वियसली स्ट्रेस ओवर क्या सर, स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले लेंगे सर। लेंथ में चेंज होगा ना भाई, तो हम क्या करेंगे सर, हमें पता है स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन, इसी को तो कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल उसने पहले ही बोला बॉस, स्ट्रेन मतलब जो लेंथ में चेंज हो रहा है, और इसको कैसे लिखेंगे सर, डेल्टा एल अपॉन एल। जब वहां पे लिखा था डेल्टा वी अपॉन वी, यहां लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। देयर इज ए चेंज इन लेंथ और डिवाइड बाय ओरिजिनल, यानी चेंज इन डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है ना भाई, है कि नहीं, यस सर। तो देखो यहां पे लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल, और थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला अगर बना लो बच्चों, तो एफ, ये वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा तो एफ एल हो जाएगा, और यहाँ ए डेल्टा एल बचेगा। आप ध्यान से देखें, लेकिन ये बनाने की आपको इस पर्टिकुलर केस में कोई जरूरत नहीं है, बट इतने टर्म्स आएंगे। देखो फोर्स कितना लग रहा है उस पे वायर पे, जो स्ट्रोक स्ट्रेच करेगा उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और उसमें जो एक्सटेंशन हुआ है, उसमें जो चेंज हुआ है लेंथ का, आप समझ रहे हो, वो कितना है, डेल्टा एल का मतलब जो एक्सटेंशन हुआ है, जो चेंज इन लेंथ आएगी, है ना वो। लेकिन हमारे से केवल वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछ रहा है। तो यंग मॉडुलस आप देख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, देख लो आप, ठीक है ये। और यहां पे आपको समझना पड़ेगा गाइस, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो मुझे डेल्टा एल ओवर एल चाहिए केवल, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा एफ बाय ए, पहले से नीचे, वाई भी नीचे आएगा, तो ए वाई, अंडरस्टूड। और अभी बोला बच्चों उसने अभी कि वो सिमिलर वायर है, इस पे फोकस करें। सिमिलर वायर का मतलब उनका एरिया भी सेम, और सेम मटेरियल के बने हैं, तो उनका यंग मॉडुलस भी सेम, और उनकी जो ओरिजिनल सिचुएशन है उसको आप अगर ध्यान से समझे, देखो फोर्स को छोड़ के ये वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई बॉस। फोर्स को छोड़ के ये वैल्यू हो चुकी है आपकी सेम। इसका मतलब वाओ सर मजा आ गया। तो डेल्टा एल ओवर एल जो होगी ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन पर्टिकुलर वायर्स पे लगने वाले फोर्स के। वहीं से आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं भाई। जो सेम है ना उनको तो हटा ही दो कैलकुलेशन से, वो तो दोनों के लिए सेम है, कैंसिल ही होने वाले हैं ना भाई। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, अगर बच्चों इस पूरे रेशियो को मैं स्मॉल ई लिख दूं, तो स्मॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब ध्यान से देखो, ये फंडा अप्लाई कर लो, तो E1 पहले वायर की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरे वायर में लॉन्गिट्यूडनल, पहले वायर पे एक्ट करने वाला फोर्स, दूसरे वायर पे एक्ट करने वाला फोर्स, ये मिल जाए तो बात बन जाए खत्म। इतना सा था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको समझाना जरूरी था ना भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना सही था, राइट। अब देखो ये जो पहले वाला वायर है, एक एंड तो यहां सीलिंग पे इसका फिक्स हो गया, दूसरे एंड पे क्या लटका हुआ है, 2 kg, लेकिन उसके नीचे भी 1 kg है, तो इस एंड पे इसका टोटल वेट काउंट होगा जो इसको नीचे को खींच रहा होगा। आप समझ रहा, अपर वायर पे इस पॉइंट पे ये 2 kg प्लस 1 kg बोथ दोनों मिलके इसको खींच रहे हैं, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है इसको नीचे खींचने के लिए बच्चों, वो 2 + 1 3 kg लिया जाएगा। आप समझ जाएंगे इस बात को, अंडरस्टूड, यस 3G, सॉरी, है ना 3G।
ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3g मतलब 30 न्यूटन, क्योंकि ये मास है तो वेट होगा 2g प्लस 1g, ठीक है, 30 न्यूटन। और ये वाला जो वायर है यहां इससे कनेक्ट है, लेकिन ये नीचे इसके कौन कनेक्ट है, जो उसको खींचेगा, ये 1 kg है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा केवल सेकंड वायर पे डाउन डायरेक्शन में, इसको कौन नीचे खींच रहा है, जो उसके नीचे का वेट होगा। ऑब्वियसली भाई जो उसके नीचे का वेट है वही खींचेगा ना उसको, तो यहाँ पे 1g है केवल, यानी F2 की बच्चों वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे 1g मतलब 10 न्यूटन, g की वैल्यू 10 न्यूटन, बस पुट कर दो। सो दिस इज 30/10, यानी E1/E2 इक्वल टू आ गया 3:1, फिनिश। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन फर्स्ट वायर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन सेकंड वायर का रेशियो है ये 3:1, देख लो आपके सामने है। भाई न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे भी करा सकता था ना यार, आपको डायरेक्ट करा देता, फास्ट जल्दी से आता करता, ये लो भाई ये कॉन्सेप्ट है उड़ा डालो, लेकिन मेरा मकसद था आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताना, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है जनाब, सब कुछ पता होना चाहिए। उस वायर पे लगने वाला फोर्स, उसकी ओरिजिनल लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका यंग मॉडुलस ओनली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल चेंज करोगे तो यंग मॉडुलस चेंज होगा, मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई। और डेल्टा एल क्या होता है, वो है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ये सब कुछ इसी में पढ़ लेना। एक्सटेंशन जो है, जो उसने उस फोर्स अप्लाई करने से जो चेंज हो गया लेंथ में, जो एक्सटेंड कर गया, वो आप समझ रहे हो, उसमें जो इंक्रीज हुआ एक्स्ट्रा, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आराम से आप क्वेश्चन अब कर पाएंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है बस, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए, मजा आ रहा है, आएगा बॉस। ये पूरा चैप्टर आपके इन क्वेश्चन के थ्रू मैं रिवाइज कराऊंगा, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, बस बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना, सीखते रहना। ओके ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअली में देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन हमारे से तभी हो सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे इसके रिगार्डिंग, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो सकते हैं अगर हमने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। व्हाट इज दैट सर? विद राइज इन टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओहो, फिर से किसकी बात कर रहा है? यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा है बॉस। यंग साहब ने बताया अबाउट द यंग मॉडुलस, और अभी बताया था मैंने, यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल। मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, मैं बोल बोल के बता रहा हूं है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जिसमें जब लेंथ में चेंज हो वायर की। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उसने बोला विद राइज इन टेम्परेचर, अगर सर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ऐसे बोल रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो बताओ यंग मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो सेम रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो डिक्रीज कर जाएगा? क्या वो इंक्रीज कर जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों एक चीज आप याद रखना, जब भी कभी आप खुद भी इमेजिन करो किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो एक्सटेंड करेगा, आप समझ रहे हो, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब उसकी लेंथ बढ़ेगी ना भाई, है ना, तो उसका जो यंग मॉडुलस है, उसकी जो स्टिफनेस है वो कम होगी। यंग मॉडुलस का मतलब स्टिफनेस जो होती है उसकी, है ना, और उसका जो यंग मॉडुलस है ऑब्वियसली वो डिक्रीज ही करना चाहिए, है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होता है, जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज करती है, लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, जो भी वायर होगा ऑफ वायर, जिसकी वजह से बच्चों जो यंग मॉडुलस है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, इस पे फोकस करो। स्ट्रेन, बच्चों स्ट्रेन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम बात करें स्ट्रेन, हमने लिखा है डेल्टा एल अपॉन एल, ये लिखा है बिल्कुल सर। जो चेंज इन लेंथ हुआ वो किसकी वजह से वो एक्सटेंड करेगा, किसकी वजह से लेंथ चेंज होगी? टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो चेंज हो रहा है लेंथ में, किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के चेंज पे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किस पे डिपेंड कर रहा है? जिसमें चेंज हो रहा है ओरिजिनल लेंथ जो भी होगी वायर की, एल, तो जो चेंज हो रहा है लेंथ में वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एल डेल्टा टी, और डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अल्फा एल डेल्टा टी। ये है आपका चेंज इन लेंथ, यानी देखो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप समझो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो ये भी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, और स्ट्रेन बढ़ती जाएगी तो ये यंग मॉडुलस कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बस इतना याद रख लो कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे यंग मॉडुलस डिक्रीज करेगा ड्यू टू चेंज इन लेंथ, जो आपकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, स्टिफनेस कम होगी। ध्यान रखने का, बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आपने टिक करना है डिक्रीज पे। सर बढ़िया सर, आपने मतलब चलो ठीक है, मतलब अब हम तुक्का नहीं मारेंगे। यस, ऐसा क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना क्योंकि गलत होने के चांस ज्यादा होंगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो धीरे धीरे हम हर कंसेप्ट को कवर करेंगे एंड यूजिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बेहतरीन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा आपके लिए, लेकिन समझने का बॉस, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ये हमारा मेन मकसद है, ठीक है। ओके सर,
उड़ा डालेंगे हम। यस, करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जल्दी से देखते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट क्या हमें आता है या रिवाइज करना बाकी है, लेट्स सी, देख लेते हैं भाई। उसने बोला दो मेटेलिक वायर है पी एंड क्यू, हैव सेम वॉल्यूम एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। इसको लिख लो, मजा आएगा। दो वायर है आपके पास, लेट्स सी, ये पहला वायर है गाइस और ये आपका दूसरा वायर। आप समझे बात को, राइट? पहला दूसरा, इसने बोला दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम को हम V1 V2 मान लेते हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस भी आपका सेम हो गया। ओहो, और बच्चों किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होता है, जैसे एक वायर है उसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? A इंटू L, यानी प्रोडक्ट ऑफ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी लेंथ, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे, दैट इज द वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं बॉस, गलती से बचना है हमारे को, ठीक है? उसने बोला ठीक है सर, इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो, लेट्स सी, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है गाइज वो A1 है, और ये वाला जो वायर होगा इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। इनका रेशियो दे रखा है A1 ओवर A2, दैट इज 4/1, यानी 4:1 है। ओके ओके जनाब, देन फोर्स F1 इज अप्लाइड एट फर्स्ट वायर, ये जो वायर फर्स्ट है इस पे फोर्स लग रहा है F1, ओके, और इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा है F2। बिल्कुल बढ़िया एकदम। सो एंड एक्सटेंशन ऑफ डेल्टा L इज प्रोड्यूस्ड, इस वाले वायर में जो एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब जो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, एक्सटेंशन अभी बताया था मैंने, डेल्टा L। और इसने बोला इसका जो डेल्टा L है एक्सटेंशन, वो डेल्टा L ही है, यानी अगर मैं यहाँ पे डेल्टा L1 लिखूं तो उसने स्मॉल में दे रखा है, तो डेल्टा L1 को लिख देते हैं डेल्टा L। समझ गए? मतलब जो चेंज इन लेंथ हो रही है फोर्स अप्लाई करके वो दे रखी है। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एक्सटेंशन इन वायर सेकंड, यानी क्यू वायर जो है जिसको मैंने सेकंड, इसमें भी अगर इसमें भी सेम एक्सटेंशन हो डेल्टा L के इक्वली, यानी एक्सटेंशन सेम कर दिया उसने, ध्यान से समझना। तो बताओ F1 और F2 का रेशियो क्या होगा? F1 और F2 का रेशियो, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अगर कभी कुछ भी ना पता चले तो ये वायर का केस है, यंग मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट यूज ही होगा, फॉर्मूला एज इट इज यूज कर सकते हो। कैसे सर? आपको बताया फोर्स, अगर मैं यंग मॉडुलस लिखूंगा तो मेरे को पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी फोर्स अपॉन एरिया, और डेल्टा L अपॉन L, L ऊपर जाएगा, ये फॉर्मूला है। अगर कभी कुछ समझ रहा है, देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस, एरिया, डेल्टा, ये सब के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसने उसकी ओरिजिनल लेंथ के बारे में बात नहीं करी, ठीक है, आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हिंट हमारे को दिया, वैसे तो यही कॉन्सेप्ट है ना, इसी से करेंगे ना, बिल्कुल सर इसी से करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, F इंटू L ओवर A इंटू डेल्टा, ठीक है सर, आपने ऐसे लिख लिया, बढ़िया किया। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इसको सॉल्व करेंगे। उसने F1 और F2 का रेशियो पूछा है बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या करूंगा, इसको वॉल्यूम दोनों का सेम है तो वॉल्यूम के टर्म्स में पहले इस फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे मेरे को जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। कुछ जा रहा है दिमाग में? यस, जाना चाहिए। आप मेरी बात समझो, दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है, और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट होता है। अब देखो हमें यहाँ वॉल्यूम बनाना है, यहाँ लेंथ है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। आप समझो, यहाँ एरिया है एक, ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया, हाँ ठीक है, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस लेंथ को हटाना था क्योंकि यही एक्स्ट्रा है, बाकी इसके बारे में बात करी है, इसके बारे में बात करी है, इसके बारे में बात करी है। तो ये वॉल्यूम बन गया, देखो वायर का, अगर ये वॉल्यूम बन गया बच्चों, आप ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम सेम है तो इसको, इस वाले टर्म को पूरे को हटा सकते हो। डेल्टा L दोनों का एक्सटेंशन सेम है, इसको भी, यानी ये जो यंग मॉडुलस है ना, ये आ गया F/A², और याद करो ये भी सेम है, ये तो कमाल हो गया सर। यस, दोनों का मटेरियल भी सेम है, और सेम होने की वजह से बच्चों ये जब इधर आएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A² हो जाएगा। केवल यहां पे एक्ट करने वाले दोनों वायर पे फोर्स उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम सेम कर दिया हमने। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस हम क्या लिखेंगे, पहले पे फोर्स, दूसरे पे फोर्स, पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर, और इसका रेशियो दे रखा है 4:1, यानी 4, और इसका स्क्वायर कर दो तो 16:1। दिस इज योर आंसर, खत्म। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है ना, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए, चेंजेस करने आने चाहिए, ये सीखना है आपने। 16:1 is the correct answer of this problem, guys. I hope you understood and आप enjoy कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस टेक्निक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी का आता है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको वो बताने वाला हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी मैं आपको
ऑब्वियसली बताने वाला हूं। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, आई मीन इस टॉपिक से कौन से कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यही है। और ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। समझ गए बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, हियर वी गो एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला ना इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं भाई, तो आपने बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, एंड दैट विल गिव यू यू नो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको जो प्रेशर होता है ना, जो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, यार पेपर आ गया हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो कब आता है? जब हम लैक ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। ये सीरीज आपके लिए इसलिए है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन 1 घंटा इन्वेस्ट करो, डेली करो, प्रैक्टिस करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप घर पे जाके उसका रिवीजन कर लो बस, फिर देखो आपसे कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। डन डन डन। बाकी आप मेहनत तो कर ही रहे हैं घर पे। उसने बोला डेप्थ, द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच अ रबर बॉल टू बी टेकन सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय। भाई वो अगेन, अगर मैं आपसे बोलूं एक समुद्र की बात कर रहा है, सी है ना, और समुद्र में तो पानी होता है, ठीक है, तो बताओ समुद्र की डेप्थ क्या होगी? एच की वैल्यू बात कर रहा है इस बार। डेप्थ क्या होगी कि एक रबर बॉल है दैट इज टू बी टेकन सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 0.02%। उसका जो वॉल्यूम है 0.02% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब भी कभी परसेंट में वॉल्यूम डिक्रीज की वैल्यू गिवन हो, पहले आप समझो ये क्या होता है। देखो भाई, परसेंट में तभी आएगा जब फ्रैक्शन वैल्यू होगी, फ्रैक्शन डेल्टा वी बाई वी होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो परसेंटेज बनेगी। तो आपको डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू दे रखी है 0.02%, और हमें ये परसेंट हटाना है, मतलब 0.02 बाई 100 लिखना है। ये ध्यान रखना बस। Whenever डिक्रीज इन वॉल्यूम गिवन हो आपको 0 कुछ भी इतना परसेंट, तो हम उसको लिखेंगे उतना बाई 100, तो हमें डेल्टा वी ओवर वी मिल जाएगा। समझ गए? यस। ओपन करके लिखना है, तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 और 2 जीरो है, तो 2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूं मैं इसको। वेरी क्लियर सर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई आप डेप्थ में जा रहे हो, वाटर की वजह से वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, तो बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है ना, वो बोले या ना बोले, हालांकि उसने क्वेश्चन तो दे ही रखा है। उसने बोला बल्क मॉडुलस ऑफ रबर, उस रबर का जो बल्क मॉडुलस है वो है 9 इंटू 10⁸। अब आप समझ जाए, इस फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं चेंज कर करके, तो ये पूछा जाएगा, तो बस यूज कर लो। बल्क मॉडुलस होता था, याद करो, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी बाई वी, और डिक्रीज का मतलब विद नेगेटिव साइन, ये पूरा दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, तो b इंटू डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, यहां पे इसको लिखेंगे हम रो जी एच, क्योंकि हमें तो डेप्थ चाहिए और प्रेशर होता है रो जी एच। तो देखो सर b कितना आ गया, 9 इंटू 10⁸, और इसकी वैल्यू कितनी आई सर, 2 इंटू 10⁻⁴, और ये डेंसिटी वाटर की 3 दे रखी है, 10 ले लो, और ये हो गया आपका h। बढ़िया। देखो 10 ये रहा, ये 3 + 1 4, ये पूरा का पूरा 4 मिलके, राइट, इस 4 को कैंसिल करेगा, और यहां जो 4 बचेगा वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। 9 इंटू 2 ये बन गया 18, यानी ये आ गया h की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। आई थिंक इतना ही होना चाहिए बॉस। 18 मीटर डेप्थ होनी चाहिए भाई, उसकी 18 मीटर डेप्थ होनी चाहिए, जहां पे उसका जो वॉल्यूम है ना, रबर बॉल है, वो कोई बॉल है ना, रबर की जो बॉल है, उसका जो वॉल्यूम है इतने परसेंट से डिक्रीज करेगा एट द डेप्थ ऑफ 18 मीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। आप समझो इन दो फॉर्मूले पे कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाओ यार, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस भी कराऊं, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं। लास्ट का एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर साल इस कैटेगरी का क्वेश्चन जरूर आता है इस पर्टिकुलर फंडे पे। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, बट इस कैटेगरी क्वेश्चन को यूज करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हर साल आने वाले क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो देखो यार, दिस इज नॉट अबाउट कि हम इस सीरीज के थ्रू केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज अबाउट कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कहां पे गलतियां होती है, कहां सिली मिस्टेक्स होती है, उन सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज आवर मेन फंडा।
ओके कि हर बच्चे को पता चले कि यार कॉन्सेप्ट को अप्लाई ऐसे करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, गलतियां कहाँ होंगी और किस तरीके से चीजों को याद रखा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी हो गया, न्यूमेरिकल भी कर ले और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बॉस। चले लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन मजा आएगा उसके थ्रू। अगर वैसे क्वेश्चन आए तो वो भी आपको करना आएगा 100%। ओके धरती के चांद सितारों, स्वागत है आप सबका इस लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में, लेकिन मजा आने वाला है। यस, व्हाट इज दैट सर? मजा आएगा फिर तो। यस, इसकी शक्ल देख के ही आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का। अगर मैं ग्राफ बना दूं, आई मीन जो ग्राफ डायग्राम आपको दे रखा है वो बना दूं इसका, तो भाई जी ये आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की याद दिला देगा और टेंशन ही लेने का। देखो ये 4 kg, ये 2 kg, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही होने चाहिए। ठीक है, यस सर। तो यार ये 2 kg का मास है, आप देख सकते हो यहाँ पे हैंग कराया गया है, दैट इज 4 kg। ये स्ट्रिंग एक ही है और ये पुली जो है ये फिक्स्ड है। तो सिंपल सिस्टम है, पुली मास का सिस्टम है। आर कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द वायर, ये जो वायर यहाँ पे बच्चों यूज किया गया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ये कोई एक मेटल वायर है, बिल्कुल सर। और इस मेटल वायर की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 4 × 10⁻⁵ मीटर। बढ़िया सर। एंड यंग मॉडुलस भी दे रखा है इसका, वो भी बढ़िया है सर। फिर तो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सर पूछेगा क्या भाई? द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर इज, हमारे से पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी इस वायर में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L/L की वैल्यू दे रखी है आपको एक्चुअली 1/α π। ये अल्फा बताना है जो पाई के मल्टीपल में है, मतलब हम सॉल्व करेंगे वहां पे पाई के टर्म्स में आंसर निकालेंगे, उसके साथ जो मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा ना भाई। यस सर। तो सर हम कर लेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे ना भाई। मैंने क्या बताया, कभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो जस्ट फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट में कौन सा मॉडुलस यूज हो रहा है। यंग्स मॉडुलस, भाई वायर की बात कर रहा है। यंग्स मॉडुलस ऑलरेडी उसने बोल भी दिया, तो फॉर्मूला लिख लो बिना सोचे समझे। क्या होता है सर? एक ही वायर है ना, तो बस लिख लो। हमें पता है सर, इतनी बार लिख दे, अब आप तो दिल दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। स्ट्रेन, तो हम लिखेंगे यंग मॉडुलस, ये लिखते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ओवर एरिया। और स्ट्रेन होती है डेल्टा L/L, और ये L ऊपर जाएगा। आपको कितनी बार लिखा मैंने L, लेकिन हम इसको क्यों लिखे? क्योंकि हमें तो स्ट्रेन से मतलब है। हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यस, आपको तो केवल ये निकालना है, तो यंग मॉडुलस को नीचे लेके आओ ना भाई, इसको इसे इधर लेके जाओ, तो ये बचेगा डेल्टा L/L। तो बच्चों यहाँ आएगा F, A पहले से है, Y भी आ गया, तो Y × A। अब आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो ना, ये भी गिवन है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का, और वायर का बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है πr²। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी दे रखी है, पाई को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई के टर्म्स में है। फिनिश, टेंशन ही खत्म। तो सर अब क्या करें? इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है वो नहीं पता हमारे को, वो फोर्स निकालना पड़ेगा। और याद करो अपना बचपन जब आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बॉस, वहां पे देखो ये वायर के दोनों एंड पे मास हैंगिंग पोजीशन पे है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, इसमें भी सेम टेंशन क्रिएट होगा, और दोनों वायर में सेम, दोनों साइड में इस वायर में सेम टेंशन है, तो वो टेंशन ही फोर्स का काम करेगा। बस खत्म, वही तो फोर्स का काम करेगा। तो दिस टेंशन वी हैव टू कैलकुलेट। और बच्चों ये टेंशन निकालने का फंडा आप सबको पता है, जब कभी फिक्स्ड पुल्ली के थ्रू एक स्ट्रिंग से दो मास हैंगिंग पोजीशन पे होते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, 2m1m2 m1 + m2। ये अगर डायरेक्ट याद है तो जल्दी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। ऑब्वियसली वो भी हम कर ही लेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, है ना, फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तब आएगा। ये याद रख लो, इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है, समझ गए? तो देखते हैं कितना आएगा। 2 × दैट इज 4 × 2, और 4 + 2 6 × 10। ओ वाओ, यस। तो बच्चों कितना आ रहा है? टेंशन वहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ रहा है आपका, दिस इज 2 से कैंसिल कर दो 3, ठीक है, ये आ जाएगा 8, 80/3, 80/3 न्यूटन। इतना टेंशन आ गया, आप ध्यान से समझे। तो ये जो टेंशन है यही फोर्स है यहाँ पे, बस हाँ पुट कर दो। तो देखो हम क्या करेंगे सर, डेल्टा L/L = फोर्स आ गया 80/3, 3, और यंग मॉडुलस कितना आया था सर? 2 × 10⁻11, बिल्कुल सर। और इनटू जो एरिया है उसको क्या लिखेंगे सर? πr², और r कितना है सर? 4 × 10⁻⁵, और उसका स्क्वायर भी है। सॉल्व करना है बच्चों, कुछ नहीं करना आपने,
80 बाई ये 3 इंटू टू कितना, देखो देखो पहले इसको कर लो, 3 इंटू टू 6 लिख लो, उसको 6 लिख लिया सर, 10⁻11 लिख लिया, बिल्कुल पाई एज इट इज, बिल्कुल 4 का स्क्वायर 16 और ये -5 इंटू टू 10, माइनस का 10 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये 10 11 है और ये 10 है कैंसिल, तो यहां बचेगा 80 बाय 6, यहां बचेगा 6 इंटू 16 इंटू पाई और एक 10 भी बचेगा और इस 10 से ये 0 कैंसिल, और इसको आप कैंसिल कर लो, देखो किससे कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, नहीं 8 से तो पूरा नहीं कैंसिल हो रहा है, ये देखो पूरा कैंसिल हो रहा है, 8 इंटू टू, तो यहाँ बचेगा 1 और 1 बाई 6 इंटू टू दैट इज 12, 12 पाई आ गया बॉस। ओ तेरी सर कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में फंसे ही नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान से अगर आप कैलकुलेशन करोगे कॉन्फिडेंस के साथ तो 100% होगा। और वैसे भी अभी हम सीख रहे हैं भाई, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे आप तो फास्ट करोगे ना मेरे से, यस क्योंकि टाइम भी तो बचाना है। आप देखो, आप उसने बोला था 1 बाई अल्फा पाई, तो अल्फा कितना होना चाहिए यहाँ पे 12, दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। और अगर यहाँ ऐसी सिचुएशन होती कि भाई टेंशन का फॉर्मूला हमें याद ना होता, तो हमारे को पता है पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते, और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखा रखा है, कॉन्सेप्ट याद दिला दूं, ये ज्यादा मास है ये कम, तो इसके वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4g माइनस 2g डिवाइड में दोनों के मास को ऐड करो, 2 + 4, यहां से एक्सेलरेशन आएगा, और ये ज्यादा है तो ये डाउन जाएगा, इसकी वजह से ये अप जाएगा, तो टेंशन आप निकाल सकते, चूंकि ये डाउन जा रहा है बच्चों, तो t इक्वल टू इसी का मास ले लो इंटू जी इफेक्टिव यानी g माइनस ए, जो यहां से a आएगा उसको यहां पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है भाई, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का यूज करके आए ना, बड़ी बनाएंगे जब आप, तो इसी से आप कर सकते हो, अंडरस्टूड बॉस। तो अगर ये डाउन जा रहा है तो इसका मतलब इसका जो वेट होगा डाउन काम करेगा, 4g माइनस टी आएगा ना भाई, इक्वल टू m में आएगा, तो ये वाला बनेगा, बस जो भी यहां से एक्सेलरेशन आएगा वहां पुट कर देना, टेंशन निकाल लेना, यही आएगा, सेम सॉल्व करके देख लेना। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक करना कैसे वो मैंने बता दिया। अब बच्चों आपका फर्ज बनता है बेस्ट तरीके से इसको रिवाइज करना है, घर पे फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, और कंटेंट में अगर मजा आ रहा है, आपकी समझ आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, अपने दोस्तों तक उन सबको यार जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो प्लीज उसमें आप शेयर करें, हमारे कॉन्टेक्ट को इसको काटना है ना, हमारे इस मेहनत को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो इसको देखेंगे, इसका यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें भी अच्छा लगेगा यार, और यही हम सबकी चाहत होती है कि मैक्सिमम बच्चे इसका यूज करें, राइट, और आपको इसको बेनिफिट होगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इस सीरीज को हम लास्ट तक लेके जाएंगे, आपके लिए पूरी मेहनत के साथ बेस्ट कंटेंट बनाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से मार्क्स स्कोर कर सको। ओके बच्चों, मेरी बुक जो बच्चे नए नए ऐड हुए ना, यू कैन फिजिक्स के यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा होगा वीडियो में, वो बहुत अमेजिंग है, उसमें इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट हमने डाले हैं, क्योंकि वो टोटली उन न्यूमेरिकल बेस्ड है जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों उसको मिस मत करना, उसका जरूर यूज करना, ऑर्डर कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।